क्या हो अगर अपने परिवार को भूख से बचाने के लिए आपको देश के नियमों में से एक नियम तोड़ना पड़े? क्या आप परिवार को बचाएंगे या देश के लिए अपनी कुर्बानी देंगे? ऐसी ही मुश्किल में फंस गया था एक गरीब दुकानदार, छकौड़ी लाल। घर में बीमार पत्नी, बूढ़ी माँ और 5 बच्चे थे। खाने तक के पैसे नहीं थे, लेकिन देश में विदेशी कपड़ों के बहिष्कार का आंदोलन चल रहा था। मजबूरी में छकौड़ी ने कांग्रेस की मोहर तोड़कर विदेशी कपड़ा बेच दिया। इसके बाद उस पर 101 रुपए का तावन लगा दिया गया। लेकिन ये सिर्फ एक गरीब दुकानदार की कहानी नहीं है। ये कहानी है देशभक्ति, गरीबी, मजबूरी और त्याग के बीच खड़े एक इंसान की। तो आइए सुनते हैं प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानी तावान। छकौड़ी लाल ने दुकान खोली और कपड़े के थानों को निकाल निकाल कर रखने लगा कि एक महिला स्वयं सेवकों के साथ उसकी दुकान को छेकने आ पहुंची। छकौड़ी के प्राण निकल गए। महिला ने तिरस्कार करके कहा, क्यों लाला, तुमने सील तोड़ डाली ना? अच्छी बात है, देखें तुम कैसे एक गिरह कपड़ा भी बेच लेते हो। भले आदमी, तुम्हें शर्म नहीं आती कि देश में यह संग्राम छिड़ा हुआ है और तुम विलायती कपड़ा बेच रहे हो? डूब मरना चाहिए। औरतें तक घरों से निकल पड़ी हैं, फिर भी तुम्हें लज्जा नहीं आती। तुम जैसे कायर देश में न होते तो उसकी यह अधोगति न होती। छकौड़ी ने वास्तव में कल कांग्रेस की सील तोड़ डाली थी। ये तिरस्कार सुनकर उसने सिर नीचा कर लिया। उसके पास कोई सफाई न थी, जबान न थी। उसकी दुकान बहुत छोटी थी। ठेले पर कपड़े लगाकर बेचा करता था। यही जीविका थी। वृद्धा माता, रोगिणी स्त्री और 5 बेटे बेटियों का निर्वाह होता था। जब स्वराज संग्राम छिड़ा और सभी बजाज विलायती कपड़ों पर मोहरें लगवाने लगे तो उसने भी मोहर लगवा ली। 10-5 थान स्वदेशी कपड़ों के उधार लाकर दुकान पर रख लिए, पर कपड़ों का मेल न था, इसलिए बिक्री कम होती थी। कोई भूला भटका ग्राहक आ जाता तो रुपए 8 आने की बिक्री हो जाती। दिन भर दुकान में तपस्या सी करके पहर रात को घर लौट जाता था। गृहस्थी का खर्च इस बिक्री से क्या चलता। कुछ दिन कर्ज वर्ज लेकर काम चलाया, फिर गहने बेचने की नौबत आई। यहाँ तक कि अब घर में कोई ऐसी चीज न बची जिससे 2-4 महीने पेट का भूत सिर से टाला जाता। उधर स्त्री का रोग असाध्य होता जाता था। बिना किसी कुशल डॉक्टर को दिखाए काम न चल सकता था। इसी चिंता में डूबा रहता था कि विलायती कपड़े का एक ग्राहक मिल गया जो एक मुश्त 10 रुपए का माल लेना चाहता था। इस प्रलोभन को वो रोक न सका। स्त्री ने सुना तो कानों पर हाथ रखकर बोली, मैं मोहर तोड़ने को कभी न कहूंगी। डॉक्टर तो कुछ अमृत पिलाना देगा। तुम नक्कू क्यों बनो? बचना होगा बच जाऊंगी, मरना होगा मर जाऊंगी। बेआबरूई तो न होगी। मैं जीकर ही घर का क्या उपकार कर रही हूँ और सबको दिक्कत दे रही हूँ। देश को स्वराज मिले, सब सुखी हों, बला से मैं मर जाऊंगी। हजारों आदमी जेल जा रहे हैं, कितने घर तबाह हो गए, तो क्या सबसे ज्यादा प्यारी मेरी ही जान है? पर छकौड़ी इतना पक्का न था। अपना बस चलते वो स्त्री को भाग्य के भरोसे न छोड़ सकता था। उसने चुपके से मोहर तोड़ डाली और लागत के दामों 10 रुपए के कपड़े बेच लिए। अब डॉक्टर को कैसे ले जाए? स्त्री से क्या पर्दा रखता? उसने जाकर साफ साफ सारा वृत्तांत कह सुनाया और डॉक्टर को बुलाने चला। स्त्री ने उसका हाथ पकड़कर कहा, मुझे डॉक्टर की जरूरत नहीं। अगर तुमने जिद की तो दवा की तरफ आंखें भी न उठाऊंगी। छकौड़ी और उसकी माँ ने रोगिणी को बहुत समझाया, पर वो डॉक्टर को बुलाने पर राजी न हुई। छकौड़ी ने 10 रुपए उठाकर घर कुइयां में फेंक दिए और बिना कुछ खाए पिए किस्मत को रोता झींकता दुकान पर चला गया। उसी वक्त पिकेट करने वाले आ पहुंचे और फटकारना शुरू कर दिया। पड़ोस के दुकानदार ने कांग्रेस कमेटी में जाकर चुगली लगाई थी। छकौड़ी ने महिला के लिए अंदर से लोहे की एक टूटी
बेरंग कुर्सी निकाली और लपक कर उनके लिए पान लाया। जब वो पान खाकर कुर्सी पर बैठी तो उसने अपराध के लिए क्षमा मांगी। बोला, बहन जी, बेशक मुझसे ये अपराध हुआ है, लेकिन मैंने मजबूर होकर मुहर तोड़ी। अब की मुझे माफी दीजिए, फिर ऐसी खता न होगी। देश सेविका ने थानेदारों के रौब के साथ कहा, यूं अपराध क्षमा नहीं होते, तुम्हें इसका तावान देना पड़ेगा। तुमने कांग्रेस के साथ विश्वासघात किया है और इसका तुम्हें दंड मिलेगा। आज ही बायकॉट कमेटी में यह मामला पेश होगा। चकौड़ी बहुत ही विनीत, बहुत ही सहिष्णु था, लेकिन चिंताग्नि में तप कर उसका हृदय उस दशा को पहुंच गया था जब एक चोट भी चिंगारियां पैदा कर देती है। तिनक कर बोला, तावान तो मैं न दे सकूंगा, न दूंगा। हाँ, दुकान भले ही बंद कर दूं। और दुकान भी क्यों बंद करूं? अपना माल है, जिस जगह चाहूं बेच सकता हूं। अभी जाकर थाने में लिखा दूं तो बायकॉट कमेटी को भागने की राह न मिले। जितना ही दबता हूं उतना ही आप लोग दबाती हैं। महिला ने सत्याग्रह शक्ति के प्रदर्शन का अवसर पाकर कहा, हाँ जरूर, पुलिस में रपट करो। मैं तो चाहती हूँ तुम उन लोगों को ये धमकी दे रहे हो जो तुम्हारे ही लिए अपने प्राणों का बलिदान कर रहे हैं। तुम इतने स्वार्थनद न हो गए हो कि अपने स्वार्थ के लिए देश का अहित करते तुम्हें लज्जा नहीं आती? उस पर मुझे पुलिस की धमकी देते हो। बॉयकॉट कमेटी जाए या रहे, पर तुम्हें तावान देना पड़ेगा, अन्यथा दुकान बंद करनी पड़ेगी। ये कहते कहते महिला का चेहरा गर्व से तेजवान हो गया। कई आदमी जमा हो गए और सब के सब चकौड़ी को बुरा भला कहने लगे। चकौड़ी को मालूम हो गया कि पुलिस की धमकी देकर उसने बहुत बड़ा अविवेक किया है। लज्जा और अपमान से उसकी गर्दन झुक गई और मुंह जरा सा निकल आया। फिर उसने गर्दन न उठाई, दुकान बंद कर दी और घर चला गया। सारा दिन गुजर गया और धेले की बिक्री न हुई। आखिर हार कर उसने दुकान दूसरे दिन प्रातःकाल बायकॉट कमेटी ने एक स्वयंसेवक द्वारा उसे सूचना दे दी कि कमेटी ने उसे 101 रुपए का दंड दिया है। चकौड़ी इतना जानता था कि कांग्रेस की शक्ति के सामने वो सर्वया अशक्त है। उसकी जुबान से जो धमकी निकल गई थी उस पर घोर पश्चाताप हुआ, लेकिन तीर कमान से निकल चुका था। दुकान खोलना व्यर्थ था। वो जानता था उसकी धेले की बिक्री न होगी। 101 रुपए देना उसके बूते से बाहर की बात थी। 2-3 दिन तो वो चुप बैठा रहा। एक दिन रात को दुकान खोलकर सारी गांठें घर उठा लाया और चुपके चुपके बेचने लगा। पैसे की चीज थैले में लुटा रहा था, और वो भी उधार। जीने के लिए कुछ आधार तो चाहिए, मगर उसकी यह चाल कांग्रेस से छिपी न रही। चौथे ही दिन गोइंदों ने कांग्रेस को खबर पहुंचा दी। उसी दिन तीसरे पहर चकौड़ी के घर की पिकेटिंग शुरू हो गई। अब की सिर्फ पिकेटिंग शुरू न थी, स्यापा भी था। 5-6 स्वयं सेविकाएं और इतने ही स्वयंसेवक द्वार पर स्यापा करने लगे। चकौड़ी आंगन में सिर झुकाए खड़ा था। कुछ अकल काम न करती थी। इस विपत्ति को कैसे टाले? रोगिणी स्त्री साइबान में लेटी हुई थी। वृद्धा माता उसके सिरहाने बैठी पंखा झल रही थी और बच्चे बाहर स्यापे का आनंद उठा रहे थे। स्त्री ने कहा, इन सबसे पूछे नहीं, खाएं क्या? चकौड़ी बोला, किससे पूछूं जब कोई सुने भी? जाकर कांग्रेस वालों से कहो हमारे लिए कुछ इंतजाम कर दें, हम अभी कपड़े को जला देंगे। ज्यादा नहीं, 24 रुपए ही महीना दे दें। वहां भी कोई न सुनेगा। तुम जाओ भी, या यहीं से कानून बघारने लगे? क्या जाऊं, उल्टे और लोग हंसी उड़ाएंगे। यहाँ तो जिसने दुकान खोली उसे दुनिया लखपति ही समझने लगती है, तो खड़े खड़े ये गालियां सुनते रहोगे? तुम्हारे कहने से कहो चला जाऊं, मगर वहाँ ठठोली के सिवा और कुछ न होगा। हाँ, मेरे कहने से जाओ। जब कोई न सुनेगा तो हम भी कोई और राह निकालेंगे। चकौड़ी ने मुंह लटकाए कुर्ता पहना और इस तरह कांग्रेस दफ्तर चला
जैसे कोई मरणसन्न रोगी को देखने के लिए वैद्य को बुलाने जाता है। कांग्रेस कमेटी के प्रधान के परिचय के बाद पूछा, तुम्हारे ही ऊपर तो बॉयकॉट कमेटी ने 101 रुपए का तावान लगाया है। जी हाँ। तो रुपए कब दोगे? मुझ में तावान देने का सामर्थ्य नहीं है। आपसे मैं सत्य कहता हूँ, मेरे घर में 2 दिन से चूल्हा नहीं जला। घर की जो जमा जथा थी वो सब बेचकर खा गया। अब आपने तावान लगा दिया, दुकान बंद करनी पड़ी। घर पर कुछ माल बेचने लगा, वहीं से आपा बैठ गया। अगर आपकी यही इच्छा हो कि हम सब दाने बगैर मर जाएं, तो मार डालिए और मुझे कुछ नहीं कहना। छकौड़ी जो बात कहने घर से चला था वो उसके मुंह से न निकली। उसने देख लिया यहाँ कोई उस पर विचार करने वाला नहीं है। प्रधान जी ने गंभीर भाव से कहा, तावान तो देना ही पड़ेगा। अगर तुम्हें छोड़ दूं तो इसी तरह और लोग भी करेंगे। फिर विलायती कपड़ों की रोकथाम कैसे होगी? मैं आपसे जो कह रहा हूँ उस पर आपको विश्वास नहीं आता। मैं जानता हूँ तुम मालदार आदमी हो। मेरे घर की तलाशी ले लीजिए, मैं इन चकमों में नहीं आता। छकौड़ी ने उद्दंड होकर कहा, तो ये कहिए कि आप सेवा नहीं कर रहे हैं, गरीबों का खून चूस रहे हैं। पुलिस वाले कानूनी पहलू ले लेते हैं, वह भी अपमान करते हैं। मैं कसम खा रहा हूँ कि मेरे घर में खाने के लिए दाना नहीं है। मेरी स्त्री खाट पर पड़ी पड़ी मर रही है, फिर भी आपको विश्वास नहीं आता। आप मुझे कांग्रेस का काम करने के लिए नौकर रख लीजिए, 24 रुपए महीने दीजिएगा। इससे ज्यादा अपनी गरीबी का क्या प्रमाण दूं? अगर मेरा काम संतोष के लायक न हो तो 1 महीने के बाद मुझे निकाल दीजिएगा। ये समझ लीजिए कि जब मैं आपकी गुलामी करने को तैयार हूँ तो इसलिए कि मुझे दूसरा कोई आधार नहीं है। हम व्यापारी लोग अपना बस चलते किसी की चाकरी नहीं करते। जमाना बिगड़ा हुआ है, नहीं 101 रुपए के लिए इतना हाथ पांव न जोड़ता। प्रधान जी हंसकर बोले, ये तो तुमने नई चाल चली। चाल नहीं चल रहा हूँ, अपनी विपत्ति कथा कह रहा हूँ। इतने रुपए नहीं है कि वो मोटो को खिलाती फिरे। अब भी आप मुझे मोटा कह जाएंगे? तुम मोटे ही हो, मुझ पर जरा भी दया नहीं कीजिएगा। प्रधान ज्यादा गहराई से बोले, छकौड़ी लाल जी, मुझे पहले तो इसका विश्वास नहीं आता कि आपकी हालत इतनी खराब है, और अगर विश्वास आ भी जाए तो मैं कुछ नहीं कर सकता। इतने महान आंदोलन में कितने ही घर तबाह हुए और होंगे। हम लोग सभी तबाह हो रहे हैं। आप समझते हैं हमारे सिर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। आपका तावान माफ कर दिया जाए तो कल ही आपके 20 भाई अपनी मोहरें तोड़ डालेंगे और हम उन्हें किसी तरह कायल न कर सकेंगे। आप गरीब हैं, लेकिन सभी भाई तो गरीब नहीं हैं। तब तो सभी अपनी गरीबी के प्रमाण देने लगेंगे। मैं किस किस की तलाशी लेता फिरूंगा। इसलिए जाइए, किसी तरह रुपए का प्रबंध कीजिए और दुकान खोलकर कारोबार कीजिए। ईश्वर चाहेगा तो वो दिन भी आएगा जब आपका नुकसान पूरा होगा। छकौड़ी घर पहुंचा तो अंधेरा हो गया था। अभी तक उसके द्वार पर स्यापा हो रहा था। घर में जाकर स्त्री से बोला, आखिर वही हुआ जो मैं कहता था। प्रधान जी को मेरी बातों पर विश्वास नहीं आया। स्त्री का मुरझाया हुआ बदन उत्तेजित हो उठा। उठ खड़ी हुई और बोली, अच्छी बात है, हम उन्हें विश्वास दिला देंगे। मैं अब कांग्रेस दफ्तर के सामने ही मरूंगी। मेरे बच्चे उसी दफ्तर के सामने भूख से विकल हो कर तड़पेंगे। कांग्रेस हमारे सत्याग्रह करती है तो हम भी उसके साथ सत्याग्रह करके दिखा देंगे। मैं इस मरी हुई दशा में भी कांग्रेस को तोड़ डालूंगी। जो अभी इतने निर्दयी हैं, वो कुछ अधिकार पा जाने पर क्या न्याय करेंगे। एक इक्का बुला लो, खाट की जरूरत नहीं, वहीं सड़क किनारे मेरी जान निकलेगी। जनता ही के बल पर तो वे कूद रहे हैं। मैं दिखा दूंगी जनता तुम्हारे साथ नहीं, मेरे साथ है। इस अग्निकुंड के सामने छकौड़ी की गर्मी शांत हो गई।
कांग्रेस के साथ इस रूप में सत्याग्रह की कल्पना ही से वह कांप उठा। सारे शहर में हलचल पड़ जाएगी, हजारों आदमी आकर यह दशा देखेंगे। संभव है कोई हंगामा ही हो जाए। ये सभी बातें इतनी भयंकर थीं कि चकौड़ी का मन कातर हो गया। उसने स्त्री को शांत करने की चेष्टा करते हुए कहा, इस तरह चलना उचित नहीं है अम्बे। मैं एक बार प्रधान जी से मिलूंगा। अब रात हुई, स्यापा बंद हो जाएगा, कल देखी जाएगी। अभी तो तुमने पत्थे भी नहीं लिया। प्रधान जी बेचारे बड़े असमंजस में पड़े हुए हैं। कहते हैं अगर आपके साथ रियायत कर दें तो फिर कोई शासन ही न रह जाएगा। मोटे मोटे आदमी भी मुहरे तोड़ डालेंगे और जब कुछ कहा जाएगा आपकी नजीर पेश कर देंगे। अम्बा एक क्षण अनिश्चित दशा में खड़ी चकौड़ी का मुंह देखती रही, फिर धीरे से खाट पर बैठ गई। उसकी उत्तेजना गहरे विचार में परिणत हो गई। कांग्रेस की ओर अपनी जिम्मेदारी का ख्याल आ गया। प्रधान जी के कथन कितने सत्य थे, ये उससे छिपा न रहा। उसने चकौड़ी से कहा, तुमने आकर ये बात न कही थी। चकौड़ी बोला, उस वक्त मुझे इसकी याद न थी। ये प्रधान जी ने कहा है। कांग्रेस की ओर अपनी जिम्मेदारी का ख्याल आ गया। प्रधान जी के कथन कितने सत्य थे, ये उससे छिपा न रहा। उसने चकौड़ी से कहा, तुमने आकर यह बात न कही थी। चकौड़ी बोला, उस वक्त मुझे इसकी याद न थी। यह प्रधान जी ने कहा है या तुम अपनी तरफ से मिला रहे हो? ये प्रधान जी ने कहा है या तुम अपनी तरफ से मिला रहे हो? नहीं, उन्होंने खुद कहा, मैं अपनी तरफ से क्यों मिलाता? बात तो उन्होंने ठीक ही कही। हम तो मिट जाएंगे, हम तो यूं ही मिटे हुए हैं। रुपए कहाँ से आएंगे? भोजन के लिए तो ठिकाना ही नहीं, दंड कहाँ से दें? और कुछ नहीं है, घर तो है, इसे रहन रख दो और अब विलायती कपड़े भूल कर भी न बेचना। सड़ जाएंगे, कोई परवाह नहीं। तुमने सील तोड़कर यह आफत सिर ली। मेरी दवा दारू की चिंता न करो, ईश्वर की जो इच्छा होगी वही होगा। बाल बच्चे भूखे मरते हैं, मरने दो। देश में करोड़ों आदमी ऐसे हैं जिनकी दशा हमारी दशा से भी खराब है। हम न रहेंगे, देश तो सुखी रहेगा। चकौड़ी जानता था अम्बा जो कहती है वो करके रहती है, उसकी उज्ज नहीं सुनती। वो सिर झुकाए अम्बा पर झुंझलाता हुआ घर से निकलकर महाजन के घर की ओर चला। प्रेमचंद इस कहानी के माध्यम से ये सवाल हमारे सामने रखते हैं कि क्या किसी बड़े उद्देश्य के लिए छोटे और कमजोर लोगों की व्यक्तिगत मजबूरियों को अनदेखा किया जा सकता है? कहानी हमें देशभक्ति, त्याग, कर्तव्य, गरीबी, मजबूरी और इंसानियत के बीच संतुलन के बारे में सोचने पर मजबूर करती है और शायद यही इस कहानी की सबसे बड़ी सीख है। देश और समाज के प्रति कर्तव्य जरूरी है, लेकिन किसी इंसान की मजबूरी को समझना और उसके साथ इंसानियत से पेश आना भी उतना ही जरूरी है। अगर कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे केवल एक कहानी समझकर न छोड़ें, बल्कि इसके सवालों पर थोड़ा विचार जरूर करें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें इसी तरह की नई नई कहानियाँ सुनने के लिए। तो मिलते हैं फिर अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।